ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਏ ਕੰਡਕਟਰ placed in external electric field और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਦਿਨ ਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ just outside a charged conductor non-zero ਹੁੰਦਾ और जो कंडक्टर है ना बेटा ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट और डायरेक्शन किधर ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ना कारण की है इसका रीजन की है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the outer surface of a charged conductor is normal to the surface perpendicular to the surface तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ बेटा ਉਹਦਾ रीजन ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ रीजन ਇਹ ਹੈ कि अगर ਆਪਾਂ थोड़ी देर लिए मान ਲਈਏ से कि जो आउटर सरफेस से इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है थोड़ी देर लिए मान लीजिए कि नहीं है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर बी इन एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन च तो उस केस बेटा अगर थोड़ा चार्ज कंडक्टर का सरफेस है तो आ बेटा जी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा ये लाइन डॉटेड लाइन कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है और आ जी लाइन है ये टेंजेंशियल टू द कंडक्टिंग सरफेस है टेंजेंशियल टू द कंडक्टिंग सरफेस है ना सरफेस दे टेंजेंशियली एक्ट कर रही है ये नॉर्मली एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर तो अगर आप ये थोड़ी देर लिए मान लीजिए कि थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर है वो इन एनी डायरेक्शन है इन एनी डायरेक्शन तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर दे नॉर्मल दे नाल कुछ एंगल बनाएगा तो अगर आ वाला एंगल असी बेटा नोट करिए थीटा तो इस कंडक्टर दे आउटर सरफेस पे जो इलैक्ट्रिक फील्ड है उस इलैक्ट्रिक फील्ड दी इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा e cos थीटा ते टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा e sin थीटा ਹੁਣ बेटा तुसी समझना किस गल नूं है जेड़ा बेटा सरफेस दे ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड है ना वो की करेगा जेड़ा कंडक्टर है ਉਹਦੇ फ्री चार्जिस ਨੂੰ मोशन च सैट करेगा मोशन च सैट करेगा ਤੇ अगर थोड़े कंडक्टर दे फ्री चार्जिस मोशन च सैट हो गए तो फिर वो इलैक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन डिसओबे करेंगे तो इलैक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ਨੂੰ ओबे करन दे लई कंडक्टर दे फ्री चार्जिस का मोशन च सैट होना नहीं चाहिए और फ्री चार्जिस ਨੂੰ मोशन च कौन सैट कर रहा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड तो ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो इलैक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट मस्ट बी जीरो वो जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो नहीं है
ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਸਓਬੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ਦਾ जीरो होना जरूरी है। और अगर बेटा ET जीरो है तो इट मींस E sin थीटा जीरो हो गया। और E तक जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चार्ज कंडक्टर ਦੇ आउटर सरफेस ਤੇ इलेक्ट्रिक फील्ड ਤਾਂ श्योर एग्जिस्ट करेगा। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ क्योंकि E ਤਾਂ जीरो नहीं हो सकता, ਇਹਦਾ मतलब sin थीटा ਨੂੰ जीरो होना पड़ेगा, तो थीटा ਨੂੰ भी 0 डिग्री होना पड़ेगा। और थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि जो ਆਪਾਂ जनरली ये ਮੰਨਿਆ ਸੀ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੀਟਾ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ 0 ਦਾ मतलब है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अलोंग द नॉर्मल होएगी, मतलब परपेंडिकुलर टू द आउटर सरफेस होएगी। तो इथों प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर उसका मैग्नीट्यूड तो बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होएगी। तो इत्थे तक गल समझ लगी अंकुर? Yes, sir. समूहन Yes, sir. मोहनदीप, Yes, sir. अर्शियागर, Yes, sir. अर्शिया गुलाटी, Yes, sir. मानसी, Yes, sir. ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर ते इस तरह होएगी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ते रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। और ये कंडीशन कांस्टेंट इस करके आई सी क्योंकि चार्ज कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। तो हुण बेटा उथों आपां की नोट कीता सी कि जेड़ा कंडक्टर है ना, चार्ज कंडक्टर है, ਉਹਦੇ आउटर सरफेस ਤੇ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ਇਹਦਾ मतलब आउटर सरफेस ਤੇ सिग्मा और आर ਦਾ प्रोडक्ट कांस्टेंट है ਤੇ आउटर सरफेस ਤੇ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਲੈਸਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, मतलब शार्प पॉइंट है, तो उत्थे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होएगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होएगी। तो ये पॉइंट नू समझना वा ज़रूरी है ना, ये पॉइंट है कि और अगर बेटा थोड़ा कंडक्टर सफेरिकल कंडक्टर है तो जिद्दां मैं कल भी दस्सिया सी तुहानू कि सफेरिकल कंडक्टर दे आउटर सरफेस का हर जगह ते रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और कितना वा जितना उस स्फीयर का रेडियस है। तो जिस कारण करके सफेरिकल कंडक्टर दे आउटर सरफेस ते हर जगह ते सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होएगी, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होएगी ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी आउटर सरफेस के हर पॉइंट ते सफेरिकल कंडक्टर के केस च सेम होएगा। तो ये पॉइंट्स याद रख लेने।
ਪਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੋ dielectric strength। dielectric strength, listen बेटा, dielectric का मतलब बेसिकली इंसुलेटर ही है, और इंसुलेटर का मतलब है वो सबसटेंस जिसदे कोल कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। तो तुसी की समझना बेटा कि जेड़ा इंसुलेटर है ना, वो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो मिलके बनया हुआ, ठीक है हुण, और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ फ्री चार्ज नहीं है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ इंसुलेटर है जिसनों ਅਸੀਂ डाइइलैक्ट्रिक भी बोलते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स तो बनया, ਤਾਂ मॉलिक्यूल ਦੇ अंदर ਅਸੀਂ दो पॉइंट्स मैंशन करते हैं बेटा। एक पॉइंट है जिन्हों कहने हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और एक पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो अगर थोड़े मॉलिक्यूल दे अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर रहा, तो उस मॉलिक्यूल नूं असीं नाम दिंदे आ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर थोड़े मॉलिक्यूल दे विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डिफरेंट पोजीशंस ते है, अलग अलग जगह ते है, सैपरेटेड है, तो असी उस मॉलिक्यूल नूं नाम दिंदे आ पोलर मॉलिक्यूल। हुण बेटा चाहे पोलर मॉलिक्यूल है चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल हुंदा बेसिकली इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। और फर्क सिर्फ इतना वा कि जिहड़ा पोलर मॉलिक्यूल है उहदे कोल परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, क्योंकि वो डाइपोल वांग बिहेव करता, तो जिहड़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो है। पर हुण जिहड़ी मैं गल दसन लगा बेटा, तो कोई भी जिहड़ा तुहाडा इंसुलेटर है जिसका दूसरा नाम डाइइलैक्ट्रिक है, वो मॉलिक्यूल्स का बनया होया, और मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकते हैं नॉन पोलर भी, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर हुण जिहड़ी मैं गल ऐड करन लगा बेटा कि मान लो थोड़ा मॉलिक्यूल है तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि H प्लस माइनस इको जगह पे, ते मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता, उसका कोई फर्क नहीं। हुण बेटा अगर तुसी इस मॉलिक्यूल नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करते हैं, तो जिद्दां ही बेटा तुसी इस मॉलिक्यूल नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया, तो इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से की लगेगी फोर्स, इलैक्ट्रिक फोर्स। और थानू याद रखना चाहिए कि जदों कोई चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है, तो अगर वो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो उहदे ते इलैक्ट्रिक फोर्स की डायरैक्शन अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो जे वो नेगेटिवली चार्ज है तो ऑपोजिट है। हुण इस मॉलिक्यूल के अंदर तो दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जदों इस मॉलिक्यूल नूं असीं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया, तो की होएगा बेटा, इस पॉजिटिव के ऊपर भी इलैक्ट्रिक फोर्स लगेगी और इस नेगेटिव पे, और ये जिहड़ियां दो फोर्सेस लग रही हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल नूं स्ट्रैच करनगियां, स्ट्रैच, और स्ट्रैचिंग के नाल की होएगा कि जिहड़े दो प्लस माइनस नॉन पोलर
ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एफ की है क्यू ई, और इतने ई नॉट है वो क्यू ई नॉट। हुण अगर बेटा तुसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नू इनक्रीज करते हैं, इनक्रीज करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। और मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा दा मतलब नेगेटिव आयन ते पॉजिटिव आयन च स्प्लिट हो गया बेटा, है ना। इनू इदा समझ लो। हुण जेड़ा थोड़ा डाइलैक्ट्रिक है वो बेसिकली काहदा बनिया सी, मॉलिक्यूल्स तो, ਉਹਦੇ अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं सी। पर जदों तुसी उस डाइलैक्ट्रिक नू बेटा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस कीता, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਹਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, है ना, सैपरेशन वध रही है, तो एक स्टेज पे जाके की होया, मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया पॉजिटिव नैगेटिव आयंस। और जदों मॉलिक्यूल दे पॉजिटिव नैगेटिव आयंस बन गए तो हुण जिहड़ा मॉलिक्यूल पहला इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सारा चार्ज बाउंड सी, फ्री चार्ज नहीं सी, तो जिद्दां ही वो मॉलिक्यूल इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके पॉजिटिव नैगेटिव आयंस च टुटिया तो की होया, हुण वो फ्री चार्ज च कन्वर्ट हो गया। तो जदों बेटा किसी इंसुलेटर दे अंदर डाइलैक्ट्रिक मटीरियल दे अंदर जिहड़े मॉलिक्यूल्स है वो इलैक्ट्रिक फील्ड दी करके आयंस दे विच कन्वर्ट हो जाते हैं, तो असी कहते हैं कि ये जिहड़ा हुण डाइलैक्ट्रिक है ये अंदर फ्री चार्ज पैदा हो गया। हुण वो डाइलैक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग स्टेट च नहीं रह गया, वो कंडक्टर बन गया। तो जदों डाइलैक्ट्रिक कंडक्टर बन गया तो वो क्यों बनया, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फोर्स आयोनाइज हो गए, है ना। तो उस वक्त असी एक टर्म यूज करते हैं, उन्होंने कहते हैं इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगी डाइलैक्ट्रिक। इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ डाइलैक्ट्रिक का मतलब है कि थोड़ा डाइलैक्ट्रिक कंडक्टर च कन्वर्ट हो गया। ये नोट कर लेनी गल कि इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ डाइलैक्ट्रिक मीन्स डाइलैक्ट्रिक इज कन्वर्टेड इनटू कंडक्टर। तो इंसुलेटर तो कंडक्टर च कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। तो हुण बेटा ये होया किहदे करके है, इलैक्ट्रिक फील्ड करके होया वा ना। तो इसका मतलब कोई भी जो एनी सबसटांस है, हुण जिद्दां तुसीं इस गल नूं अलग एंगल नाल देखो कि तुहाडे कोल कोई भी सबसटांस है, उस सबसटांस नूं दो पार्ट्स च तोड़न दे लई तुहानूं उत्ते फोर्स लगानी पएगी, और जिन्नी घट्टो घट्ट फोर्स लगाते हो दो पार्ट्स टुटेगा तो तुसी कहोगे कि ये की है, उस सबसटांस की ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स। तो अगर मान लो थोड़े कोल एक सबसटांस है जिसकी ब्रेकिंग फोर्स है सपोज 100 न्यूटन,
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ 100 ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹਰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਉਂਡ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਅਬਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। तो लिख लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की है, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which can be applied, it is the maximum electric field which can be applied across a dielectric without its electric breakdown, विदाउट इट्स इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब मैं तुहानू दस चुका कि मॉलिक्यूल्स का आयोनाइज होना है ना। हुण ਇਹਦਾ मतलब जे तुहानू डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिती है, हुण कन्फ्यूज ना होइयो पुत्त, आपां इस तो पहला एक टर्म पढ़ी सी डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट अलग क्वांटिटी है, डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग है। डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट जस्ट नंबर है, जबकि डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली इलैक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो थानू डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन होएगी, इट मीनस थानू मैक्सिमम सेफ इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, जिस दे अप्लाई करन ते डाइलैक्ट्रिक कंडक्टर नहीं बनेगा और उस तो ज़्यादा लगान ते बनेगा, कन्वर्ट होएगा। और इस करके डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का SI यूनिट की होएगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, लिख लो। तो डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है, तो इस करके इसका SI यूनिट बेटा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर है। पर इसका प्रैक्टिकल यूनिट कई बार दिता होंगे कितना, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ये ध्यान रखना, बड़ी बार ना थानू डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू, वैसे तो वह SI यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर है, पर कई बार वह प्रैक्टिकल यूनिट किलो वोल्ट पर मिलीमीटर देता होंगे पुत। तो उन्होंने पहला SI च कन्वर्ट कर लेना, कितना 1 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। किलो वोल्ट नू वोल्ट च कन्वर्ट कर लिया और मिलीमीटर नू मीटर च कन्वर्ट करके 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर बने। ये ध्यान च रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बेटा जिन्ने भी सबस्टांसिस है ना, मटीरियल्स है, उन्होंने डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफरेंट है, ठीक है, हर दी सेम नहीं है। पानी की डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग है, जिहड़ा प्योर वाटर है वो इंसूलेटर है। याद रखना, ये जिहड़े इलैक्ट्रोलाइट्स है ना, इन्हां दी प्रेजेंस करके ही वाटर कंडक्टिंग है। प्योर वाटर डाइलैक्ट्रिक ही है, इंसूलेटर है। प्योर वाटर, एयर, जिन्नियां भी गैसेस है ना, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वो इंसूलेटर ही है पुत, ये भी याद रख लेना। तो जिन्नियां भी गैसेस है नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर वो इंसूलेटर ही है। हुण जिहड़ी होर गल सुनो, जदों असी इस कंसैप्ट नूं हुण मैं अप्लाई करन लगा बेटा, ध्यान दिओ, जिहड़ी तुसी लाइटनिंग देखते हैं ना स्पेस च, लाइटनिंग बिजली चमकती है, वो एक्चुअली की हुंदा बेटा कि जिहड़े क्लाउड्स है ना, जदों ये आपस च टकराते हैं तो क्लाउड्स दे आपस च कोलाइड करन दे नाल ना क्लाउड्स दे ऊपर पॉजिटिव चार्जिस या नैगेटिव चार्जिस वो डिपेंड करता कंडीशन ते पैदा हो जाते। हुण
ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡਸ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, तो आ जेड़ा क्लाउड्स है और आ बेटा अर्थ है और आ एटमॉस्फेयर है, तो आ जेड़े क्लाउड्स है ये जो आपस च टकराए इन्हां ते चार्ज पैदा हो गया। मान लो केड़ा चार्ज पैदा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। हुण क्योंकि अर्थ बेटा कंडक्टर है ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰजेस। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਔਰ ਅਰਥ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च आ गई तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होनी है। और कितना होनी है कि अर्थ के क्लाउड्स से अगर पॉजिटिव है तो इतने नेगेटिव चार्ज आ गया। हुण इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके इतने की पैदा हो गया, इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। हुण ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है बेटा ਇਹਦੀ अगर स्ट्रेंथ एटमॉस्फेयर का मतलब एयर, तो एयर का अपनी डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बेटा। तो ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होया क्लाउड्स की चार्जिंग करके, ये इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर उस जगह ते एयर की डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा हो जाए तो की होना, उस जगह की एयर जिहड़ी है ना वो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाने और उस जगह की एयर कंडक्टर हो जानी है। और कंडक्टर होने करके की होना कि जिहड़ा क्लाउड्स का चार्ज है उन्होंने उस एयर जिहड़ी हुण कंडक्टर बन चुकी है उहदे थ्रू फ्लो करके अर्थ वाल जाना और उहदे करके लाइटनिंग हो रही है ना। तो उहदे रस्ते च जो कोई भी आ गया तो उहदे थ्रू जो करंट ने पास होना तो इलैक्ट्रोक्यूटेड हो गया। तो वो टर्म असीं यूज़ करते हैं। हुण ਜਦੋਂ बेटा ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ, जुड़ना वा, तो एनर्जी रिलीज होनी है और वो एनर्जी रिलीज होंगी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड और इन द फॉर्म ऑफ हीट। हुण साउंड महसूस होंगी है, देखते सुनते हैं आप, लाइट दिखाई दिंदी है, पर जिहड़ी हीट है ना वो नहीं महसूस होंगी क्योंकि असी काफ़ी दूरी ते हुंदे आ, डिस्टेंस होंदा। तो जिथे लाइटनिंग हो रही है उत्थे लाइट के नाल नाल साउंड प्लस हीट भी एनर्जी की फॉर्म च लिबरेट हो रहा वा। तो ये बेटा बेसिक फिनोमिना है लाइटनिंग के पिछे, है ना। तो उत्थे डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कंसैप्ट आ गया। तो डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर इंसुलेटर के लिए डिफरेंट है, हर इंसुलेटर की डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू डिफरेंट है। वो इदा ही जिदा हर सबसटांस की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो हर सबसटांस की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अलग अलग है, उसी तरह डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हर इंसुलेटर की डिफरेंट है। पर डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये गल समझ लगी है पुत्र अर्शिया गर्ग? अर्शिया गुलाटी, मानसी, अंकुर, समवन, मोहनदीप, लक्ष्य, हुण देखो बेटा
पॉइंट है मैं दसन लगा जिहड़ा वो है इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बारे मैं तुहानू पहला भी दसिया, हुण लिख लो कि क्योंकि बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस कारण करके अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस नू इलैक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट तो बचाना वा, तो आप उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस नू एनक्लोज कर देने बाय यूजिंग ए कंडक्टर। भी कंडक्टर की हेल्प के नाल असी उहदे आले दुआले कंडक्टर की दीवार खड़ी कर देने ना, चारों पासे घेरा पा देने कंडक्टर का। तो उहदे अंदर क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उहदे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं करेगा, जीरो रहेगा। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कि सर्टन रीजन ऑफ स्पेस नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट तो बचाना। तो इसनू असी इस प्रोसैस नू असी बोलते हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये बिहाफ पे कई बार क्वेश्चन तुसी आप शायद पहला भी डिस्कस किया कि अगर मान लो असी हाईवे ते जा रहे हैं और लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और असी कार च जा रहे हैं, तो कार दे विच रहना ज़्यादा सेफ है ना कि कार तो उतर के किसी लार्ज ट्री के अंडर शेल्टर लेना। ठीक है, क्योंकि कार की बॉडी कंडक्टर होने करके बेटा कार के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा, तो जी लाइटनिंग इफेक्ट है वो कार के अंदर नहीं आएगा, तो बिजली अंदर नहीं आएगी कार के, है ना, आउटर सरफेस तक ही रहेगी। पर जे तुसी ट्री के अंडर शेल्टर लेने तो फिर मुश्किल च पै सकते हैं, क्योंकि ट्री जो है वो इंसुलेटर है और वो अंडर जी हवा है अगर वो आयोनाइज हो गई, कंडक्टर बन गई, तो वो थ्रू भी जो लाइटनिंग है वो स्ट्राइक कर सकती है थोड़े ते। इस करके कार के अंदर रहना थोड़े लिए सेफ होएगा। तो ये पॉइंट्स भी थानू समझना जरूरी है। हुण बेटा इस तो भी इंपॉर्टेंट गल आप नोट करनी है, वो है